सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नब्बे मोबाइल चोरी कर बेचने जा रहा था बदमाश को आरपीएफ ने दबोचा। असम के राज्यपाल ने किया बनारस लीड फेस्ट के तीसरे संस्करण का उद्घाटन। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय रामकटोरा पर प्रदर्शन। और बीएचयू में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कार्डियावकान 2025 का हुआ शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। असम के राज्यपाल ने बनारस में लीड फेस्ट के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। भारत नव निर्माण समिति के मेजबानी में बनारस लिट फेस्ट के तीसरे संस्करण का उद्घाटन शुक्रवार को वाराणसी के होटल ताज के दरबार हॉल में हुआ। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन एनपी सिंह, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व संयुक्त महासचिव लक्ष्मीपुरी, बनारस लिट फेस्ट के अध्यक्ष मधोक ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर असम में राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने कहा कि काशी साहित्य की नगरी है। यहाँ के साहित्य को उत्सवी स्वरूप देकर बहुत बड़ा काम किया गया है। वर्तमान में देश गौरव की ओर बढ़ रहा है। इस गौरव की बुद्धि में साहित्य की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। काशी में अब भी बहुत सी ऐसी पांडुलिपियां हैं जिन्हें एक पुस्तक के रूप में बदलने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि बनारस लिट फेस्ट के कार्य को पूर्ण करने में अपनी भूमिका का पूरी कर्मठता से निर्वहन करेगा। काशी ने अनादिकाल से संपूर्ण संसार का नेतृत्व किया है। वर्तमान में लिट फेस्ट के माध्यम से एक बार पुनः नेतृत्व की वह क्षमता मुखर हो रही है। इस सत्र के विशिष्ट अतिथि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा, मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त जैसी महान विभूति को इस उत्सव में याद किया गया है। काशी वह धरती है जिसने एक से बढ़कर एक विभूतियों को जन्म दिया है। ऐसी विभूतियों की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम बनारस लीड फेस्ट के माध्यम से किया जा रहा है। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बनारस लीड फेस्ट ने बहुत ही कम समय में अपनी विशेष पहचान बनाई है। वैसे तो देश में साहित्य उत्सवों की भरमार है, लेकिन बनारस लीड फेस्ट की बात सबसे अलग है। इसी प्राचीन नगरी के आधुनिक हिंदी को जन्म दिया। मुझे पूरा विश्वास है इस उत्सव से राष्ट्रीय गौरव का संदेश मुखर होगा। विशिष्ट अतिथि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि बनारस लीड फेस्ट के रूप में जो सपना देखा गया है वह सपना आप सबके समित प्रयास से यथार्थ में परिवर्तित हुआ है। इसे निरंतर बनाए रखने के लिए इस सपने को और बड़ा करके देखना होगा, तभी हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे जिसके लिए यह आयोजन किया गया है। इस देश ही नहीं पूरे विश्व में साहित्य, कला, संगीत, आध्यात्म की बातें बनारस की चर्चा के बिना अधूरी रहेंगी। काशी ने सदा सदा से पूरी दुनिया को दिया है। मेरा विश्वास है कि संसार की समस्त समस्याओं का समाधान भारतीय दर्शन में है। दर्शन का मूल हमारे साहित्य में है। साहित्य शब्दों से रचा जाता है। शब्द हमने अनुभव को दूसरे तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब तक यह अनुभूति का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक शब्द खोखले ही रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मीपुरी ने कहा कि बनारस भारतीय सभ्यता को केंद्र सदा से रहा है। रचनात्मकता और सृजन का उद्यम इसी भूमि से हुआ है। इतिहास से भी पुरानी इस नगरी में बनारस लीड फेस्ट नए इतिहास का सृजन कर रहा है। उद्घाटन सत्र में दीपक मधोक, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव, भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन एनपी सिंह ने भी विचार व्यक्त किए। तो काशी एक प्रकाश का स्तंभ है पूरे देश के लिए, और लिटरेचर फेस्टिवल के इस रूप से हर वर्ष हम लोग इस प्रकाश को पूरे देश में फैलाने का प्रयत्न जो कर रहे हैं, उसमें राज्यपाल महोदय जी, उपसभापति महोदय जी, कैलाश जी, एनपी सिंह साहब, रविंद्र जायसवाल साहब और नीरजा जी और आप लोगों का, और साथ साथ उसमें आशीर्वाद हमें आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी प्राप्त हुआ है। उनका कहना है कि इसको और बड़ा फैलाइए और बड़ा कीजिए ताकि ये मैसेज पूरे देश में जाए, मददगार होगा। और बनारस फेस्टिवल को, मैं इस लिटरेचर फेस्टिवल को बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने एक काशी की गरिमा के अनुसार यहाँ के इस फेस्टिवल आयोजित करने का काम किया। वैसे भी काशी उत्सव की नगरी है, और जब देश में उत्सव का माहौल है, ऐसी स्थिति में हमारा काशी कैसे पीछे रहता। मैं इस आयोजकों को बधाई देता हूँ कि काशी के साहित्य को, काशी की परंपरा को,
काशी के पहचान को आगे बढ़ाने के इस मंच से एक संकल्प लिया है। आज उसके एक बेहतर और देश के बहुत ही महान पुरुषों को बुला करके इस कार्यक्रम का साक्षी बनाया है। इसके लिए मैं आयोजकों को और काशीवासियों को बहुत बधाई देता हूँ। बीएचयू में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कार्डिया वकान 2025 का शुभारंभ हुआ। आज के बदलते परिवेश में एआई के माध्यम से हृदय, शुगर व किडनी के रोगों के रोकथाम के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है, बल्कि इसकी मदद से नए प्रयोग सामने लाए जा सकते हैं जो मॉडर्न मेडिसिन के क्षेत्र में कारगर साबित हो सकता है। यह विचार शुक्रवार को स्वतंत्रता भवन के सारंगधर हॉल में आयोजित 3 दिवसीय 14वें नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्डिया वकान 2025 में पहले दिन वक्ताओं ने कही। प्रथम दिन आयोजित कुल 6 सत्रों में वक्ताओं ने कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का कारण, उपचार और सुधार विषय पर बोलते हुए कहा कि कार्डियोवैस्कुलर किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम हृदय, गुर्दे व मधुमेह मोटापे से जुड़ा एक स्वास्थ्य विकार है। यह कई तरह से सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। यह तीनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। इससे बचने के लिए जीवन शैली में बदलाव जरूरी है। यह समाज में तेजी से बढ़ रहा है। नियमित दिनचर्या व भोजन में हरी सब्जी, फल व कम तेल की मात्रा का प्रयोग करके भी नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अलावा जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में भी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। उनका कहना था कि इस टेस्ट के माध्यम से व्यक्ति में कौन सी दवा ज़्यादा हितकारी होगी और कौन सी दवा इसके लिए हितकर होगा, इसमें मदद मिल सकती है। जिन्हें कोई बीमारी ना हो और आगे वह कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इसका भी पता लगा सकते हैं। सेमिनार के प्रथम दिन के प्रथम सत्र में यूआई के डॉक्टर विनय तोष मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए एआई की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। इस सत्र के समन्वयक डॉक्टर रत्नेश श्रीवास्तव थे। इस 3 दिवसीय सेमिनार में देश ही नहीं विदेशों में भी चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पद्मश्री डॉक्टर के त्रिपाठी, डॉक्टर अनूप मिश्रा सहित 6 विद्वानों का ओरिजिनल भी आयोजित किया गया, जिसमें से प्रथम दिन पद्मश्री डॉक्टर के त्रिपाठी व डॉक्टर अनूप मिश्रा का व्याख्यान आयोजित किया गया। 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ प्रारंभ में सरस्वती वंदना से किया गया। तत्पश्चात देश के कोने कोने से कार्यक्रम में आए चिकित्सकों का डॉक्टर सोसाइटी के राष्ट्रीय सचिव आशुतोष मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पल्लवी मिश्रा और डॉक्टर नुपुर ओझा ने स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर उत्तम ओझा सहित अनेकों चिकित्सक उपस्थित रहे। लोग डिस्कस कर रहे थे सीकेएम सिंड्रोम, मतलब कि कार्डियो रीनल मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और इसी पे चर्चा हुआ है। इसी के बारे में सारी बात हुई है कि क्या होता है शुगर, हार्ट और गुर्दे की प्रॉब्लम जो कि यूजुअली एक साथ होती है, तो ये क्यों इस तरीके से हो रहा है और लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है अच्छी। तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि ये चीज़ों को एक साथ एड्रेस करना चाहिए और तो किसी पेशेंट को डायबिटीज़ हो या हार्ट की डिजीज़ हो या गुर्दे की समस्या हो, उसको एक ही समझना चाहिए और इसको कंप्लीट तरीके से ट्रीट करना चाहिए। जो एक टैबलेट का इलाज है वो ठीक नहीं है। अलावा वर्कशॉप भी हुई हैं जहां पर हम लोगों ने लोगों को इस बारे में बात किया है कि कैसे डाइट को खाना चाहिए, क्या डाइट के लिए परिचर्चा होनी चाहिए, आँखों में डायबिटीज़ में क्या करना है, आँखों को देखकर डायबिटीज़ में कैसे पता करें कि गुर्दा खराब हो सकता है, हार्ट खराब हो सकता है। ये बिल्कुल नई चीज़ें हैं जो कहीं भी दूर दूर तक अभी प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा समाज 90 मोबाइल की चोरी कर बेचने जा रहे बदमाश को जीआरपी और आरपीएफ ने मिलकर दबोचा। कैंट रेलवे स्टेशन पर रेलवे राजकीय पुलिस द्वारा होली त्योहार के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे बिहार निवासी अभियुक्त के पास से विभिन्न कंपनियों के 90 एंड्रॉइड फोन बरामद हुए, जिसकी अनुमानित कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। जीआरपी ने एक अभियुक्त गिरफ्तार किया है। यह प्रयागराज से बस से वाराणसी पहुंचा था, जो वाराणसी से बिहार भागने के फिराक में था, जिसको चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। यह मोबाइल महाकुंभ में श्रद्धालुओं के चोरी के मोबाइल हैं, जो 2-2 हज़ार में खरीद कर लाया है, जो बंगाल एवं बिहार में बेचने के फिराक में था। वाराणसी कैंट रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर जीआरपी आरपीएफ के संयुक्त तत्वाधान में चेकिंग के दौरान लेडीज बैग, पिट्ठू बैग में महाराजगंज पटना बिहार निवासी रवि कुमार उर्फ गोलू के पास से चोरी के 90 मोबाइल बरामद हुए। गोलू इलाहाबाद से बस से वाराणसी पहुंचा था, तो वो वाराणसी से बिहार भागने के फिराक में था, जिसको शुक्रवार सुबह 5 बजे के आसपास गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 90 मोबाइल बरामद हुए, जिसकी अनुमानित कीमत 60 लाख रुपए, जिसमें 38 एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो के मोबाइल बरामद हुए हैं। इसके पास से 1950 रुपए नकद बरामद हुए हैं। ये होली के मद्देनजर ये चेकिंग चल रही थी, संयुक्त चेकिंग थी जीआरपी या आरपीएफ की, और ये प्रातः 4:45 पे
प्लेटफॉर्म नंबर 7 है जो काशी का एंड है, नाम पटिका के पास, वहाँ बेंच पे रवि कुमार उर्फ गोलू जो कि पटना बिहार का रहने वाला है, मीना बाजार महाराजगंज, उसके पास से 90 एंड्रॉयड फ़ोन जिसमें एप्पल है, सैमसंग है, वीवो है, एप्पो है, मोटोरोला है, विभिन्न कंपनियों के मोबाइल बरामद हुए। जन औषधि दिवस पर डीडीयू में जनपद स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जन औषधि दिवस सरकार द्वारा आम जनमानस को उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां बाजार मूल्य से कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को देश भर में जन औषधि दिवस जन जागरूकता हेतु मनाया जाता है। इस क्रम में शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में जनपद स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जनपद के सभी नागरिकों को गुणवत्ता परक जेनरिक औषधियों के प्रति जागरूकता और विश्वास पैदा करना है। सभी को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्वक जेनेटिक औषधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना प्रधानमंत्री द्वारा 1 जुलाई 2015 को घोषित की गई थी। इस वर्ष 7वें जन औषधि दिवस की थीम जन औषधि विरासत के साथ रखा गया है। इस अवसर पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि दुनिया का सबसे सस्ता इलाज देने वाला देश भारत है। दाम कम, दवाई उत्तम के नारे को बुलंद करते हुए अधिक से अधिक जन सामान्य के बीच जन औषधि मित्र बनाकर लोगों को जागरूक किया जाए। भारत सरकार समस्त जनों को सस्ती एवं सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश के चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके बाद भी यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी दवा खरीदना पड़े तो जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती व गुणवत्तापरक औषधि मिले, इसकी व्यवस्था की गई है। अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ ने कहा कि इस समय देश में 15,000 जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं। वहीं वाराणसी में वर्तमान में लगभग 85 जन औषधि केंद्र चला रहे हैं। जन औषधि केंद्रों की दवाएं मार्केट रेट के ब्रांडेड दवाओं से लगभग 80% सस्ती हैं। ये सभी दवाएं नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज द्वारा टेस्टेड है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के उत्पाद समूह में 300 सर्जिकल उपकरण और 2047 दवाएं शामिल हैं। इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SS कनौजिया, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी हरिवंश यादव, जन औषधि केंद्र के प्रबंधक नवीन सिंह सहित अधिवक्तागण, चिकित्सक, नर्सिंग स्कूल की छात्राएं एवं चिकित्सालय के कर्मचारी उपस्थित रहे। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय रामकटोरा पर प्रदर्शन किए। 1 अक्टूबर 2024 को संस्था पॉलिसी धारक अभिकर्ता हित के विपरीत किए गए अमूलचूल परिवर्तन के विरोध में ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के अभिकर्ता आंदोलन की राह पर हैं। आज शुक्रवार को उसी कड़ी में भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय रामकटोरा पर कार्यालय गेट के बाहर मध्यावकाश के समय प्रदर्शन करते हुए अभिकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाई। यह कार्यक्रम केंद्रीय, क्षेत्रीय एवं मंडल के नेतृत्व के अगुवाई में शाखाओं, मंडलों तथा क्षेत्रीय स्तर पर अनवरत विभिन्न चरणों में 23 मार्च तक जारी रहेगा। तत्पश्चात केंद्रीय नेतृत्व के निर्णयानुसार दिनांक 24 मार्च को मंडल कार्यालय वाराणसी उत्तर मध्य क्षेत्र पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में पूरे देश के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। कि भ्रष्ट प्रबंधन होश में आओ और होश में आकर बात करो। अब बात तुमको करनी होगी, समझौता भी करना होगा, क्योंकि ये संस्था के इंटरेस्ट की बात है, ये हम सभी के इंटरेस्ट की बात है, ये 24 करोड़ पॉलिसी धारकों के इंटरेस्ट की बात है। इस इंटरेस्ट की आवाज को बड़ी ही प्रबलता से उठाएंगे और यही नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो ये आवाज सड़क से लेकर के संसद तक जाएगी। इस आवाज को कोई रोक नहीं पाएगा। और मैं ये बता देना चाहता हूँ भ्रष्टाचारियों को कि अपने अधिकारों को दुरुपयोग करना बंद करो। जिस दिन खुलासा होने लगेगा उस दिन स्थिति ये हो जाएगी कि बंद कमरे में भी मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगत
हजरतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त, नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रुइया छात्रावास के क्रीड़ा स्थल पर 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शुक्रवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग, धर्म विभाग के छात्रों ने अपने छात्रावास परिसर के क्रीड़ा स्थल में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में लगभग सभी विभागों के छात्र परस्पर अपने अपने दलों का नेतृत्व कर प्रतियोगिता को संपन्न कराए। इस अवसर पर संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजाराम शुक्ला द्वारा उद्घाटित किया गया एवं अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पूज्य महामना जी की यह भावना एवं संकल्प रहा है कि छात्र इस खेल, कसरत एवं व्यायाम के द्वारा पूर्ण स्वस्थ होकर ही विद्या एवं विज्ञान से देश एवं विश्व के अप्रतिम सेवा कर सकते हैं। हम आगे इसी प्रकार का आयोजन और भी करेंगे जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो तथा राष्ट्रीय स्तर के खेलों में हमारे छात्र बढ़ चढ़ कर सम्मानित होकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें, साथ साथ राष्ट्र का गौरव बढ़ाने का काम कर सके। इस प्रतियोगिता में छात्रों के द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता का आंखों देखा हाल संस्कृत भाषा में प्रसारित किया गया, जो यही के अध्यक्ष के द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर धनंजय कुमार पांडे, प्रोफेसर श्री कृष्ण त्रिपाठी, प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी, प्रोफेसर रजनीश शुक्ला, डॉक्टर राजकिशोर आर्य, डॉक्टर आनंद कुमार जैन, डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता, डॉक्टर कृष्णानंद यादव, छात्रावास के सभी छात्र उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता में कुल 6 टीम प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें पहले धर्मशास्त्र विभाग जिसके कप्तान आकाश चौबे हैं, दूसरी टीम वैदिक दर्शन विभाग जिसके कप्तान नीनाथ जोशी हैं, तीसरा टीम साहित्य विभाग से है जिसके कप्तान मोहित चौधरी हैं और चौथा ज्योतिष विभाग से है जिसके कप्तान सुंदरम तिवारी, 5वां टीम जैन बौद्ध दर्शन से है, कप्तान सौरभ तिवारी एवं आखिरी एवं 6वां व्याकरण विभाग से है, कप्तान गजेंद्र तिवारी है। यह प्रतियोगिता नियमित रूप से इस संकाय में इस प्रकार के विभिन्न क्रीड़ाओं में, जो विशेषकर भारतीय क्रीड़ा है, रस्साकसी, कबड्डी इत्यादि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रथम स्तर पर हम लोगों ने यह संकाय स्तर पर विभागीय, अंतर विभागीय प्रतियोगिता की गई है। आगे चलकर हम अंतर संकायीय प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करने का योजना बना रहे हैं। इन प्रतियोगिता में विजेता छात्रों को और प्रतिभागी छात्रों को संकाय द्वारा विशेष रूप से पुरस्कृत भी किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नमामि गंगे ने भारत माता की आरती उतारकर महिलाओं के लिए प्रार्थना की। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए केवल एक दिन नहीं, हर रोज ही महिलाओं का सम्मान का संदेश देकर समूचे भारतवर्ष के लिए आदर्श भारत माता की आरती उतारकर नमामि गंगे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व शुक्रवार को महिलाओं के सम्मान, अवसर, नेतृत्व, सुखद समन्वय और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की। श्री काशी विश्वनाथ धाम में नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही भारत माता के सम्मुख महिलाओं के अधिकारों, समानता और समाज में उनके योगदान को सम्मान दिया गया।
नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमें यह याद दिलाता है कि महिलाओं ने समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महिलाओं का सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं बल्कि एक प्रगतिशील समाज की पहचान भी है। जब महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलती है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। विकसित भारत के निर्माण हेतु भारत की महिलाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, पूजा मौर्य, बेबी तिवारी, शालिनी दीक्षित, राधा शर्मा, सोनिया शुक्ला एवं सम्मानित महिलाएं शामिल रहीं। विकसित भारत हेतु हम सभी ने यह संदेश दिया है कि एक दिन नहीं बल्कि प्रत्येक दिन हमारी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और विकसित भारत के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है। और इसी निमित्त आज श्री काशी विश्वनाथ धाम के इस पवित्र परिसर में जहां भारत माता का मंदिर सुशोभित हो रहा है और ऐसी भारत माता जो हम सभी के लिए आदर्श हैं, उनके सम्मुख हमने भारतीय महिलाओं का, उनके अधिकारों का और समाज में उनके योगदान का सम्मान किया है। यह सम्मान इसलिए भी जरूरी है कि यदि महिलाएं शिक्षा, रोजगार और विभिन्न अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, विज्ञान के क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में यदि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपनी भूमिका का निर्वहन करें तो निश्चित रूप से हमारा भारत आगे बढ़ता जाएगा और हम विकसित भारत की ओर बढ़ते जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं को सम्मानित किया गया। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर बस्तियों में रहने वाली महिलाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन SF पब्लिक स्कूल में किया गया। कार्यक्रम का संचालन संस्था अध्यक्ष ममता जी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नित्या हॉस्पिटल के गायलॉजिस्ट डॉक्टर नम्रता सिंह जी उपस्थित रहीं। प्रधानाचार्य सविता भारद्वाज द्वारा नम्रता सिंह को माला पहनाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न बस्तियों में रहने वाली महिलाएं जो कि वर्तमान समय में विभिन्न कार्यों में अपनी पहचान बना रही हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर जागरूक करते हुए उपहार देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर नम्रता सिंह ने उपस्थित सभी महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जानकारियां भी प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को जागरूक करते हुए ममता ने बताया कि वर्तमान समय में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, अपने परिवार, देश और समाज के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। ऐसे में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले खुद को जागरूक होकर आगे आना होगा और अपना सम्मान स्वयं करना होगा। महिलाएं अब पहले की तरह कमजोर नहीं हैं। हम सभी को मिलकर अपने हक और अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना होगा। हम इस समाज की धुरी हैं जिसके बगैर यह समाज अधूरा है। वर्तमान समय में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, मगर फिर भी बहुत से स्थान पर उनके साथ लैंगिक भेदभाव देखने को मिलते हैं। इसी लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए हम सभी को मिलकर आगे आना होगा। सविता भारद्वाज ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि महिलाओं का सम्मान केवल एक पल या एक दिन का नहीं बल्कि रोज होना चाहिए, क्योंकि परिवार, देश और समाज के विकास में पुरुषों के साथ महिलाओं का भी पूरा योगदान होता है। कार्यक्रम के दौरान संस्था द्वारा नम्रता सिंह तथा सविता भारद्वाज को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विजय कुमार, मोहम्मद अनीश, राजू राय, करम भारती, रवि कुमार, मंगलेश्वर प्रसाद ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान रेशमा देवी, कुसुमलता सिंह, यास्मीन शाह, सबाना परवीन, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आशा यादव, आराधना देवी, मंजू देवी, नीला सरोवर, सितारा पटेल, राधा मिश्रा, आकांक्षा, पूजा, आरती, श्याम प्यारी देवी, निशा, पूनम, सविता, रीता आदि लोग शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में मोहम्मद अनीस ने धन्यवाद ज्ञापन किया। महिला दिवस पर उनको जागरूकता के साथ साथ सम्मानित भी किया गया है। कितनी महिलाओं को यहाँ पर सम्मान किया गया? यहाँ लगभग 70 महिलाओं के करीब थी, जिन महिलाओं को सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया है और इनको एक अलग पहचान देने के प्रयास किए जा रहे हैं संस्था के माध्यम से। इसीलिए इन महिलाओं का चुनाव किया गया कि इन महिलाओं की तरफ किसी का फोकस नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर हुनर छिपा है, लेकिन उसको हमारी संस्था के माध्यम से एक प्रयास किया जा रहा है, बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वो आगे बढ़ करके अपने नाम, अपनी पहचान भी समाज में बना पाए। माह रमज़ान के पहले जुमे पर पूरी अकीदत के साथ मस्जिदों में नमाज अदा की गई। अल्लाह की इबादत के लिए जुमे का दिन खास महत्व रखता है। जुमा का दिन मुसलमानों के लिए ईद से कम नहीं होता। खासकर अगर जुम्मा रमजान महीने का हो तो फिर सोने पे सुहागा की तरह होता है। इन दिनों रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और 7 मार्च 2025 को माह रमजान का पहला जुमा था।
इस्लाम में जुमे की नमाज को काफ़ी अहमियत दी गई है। शुक्रवार यानी आज रोज़ेदार जुमे की नमाज अदा किए। रोज़ा रखकर जुमे की नमाज पढ़ने का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। बता दें कि इस साल माह रमज़ान की शुरुआत रविवार 2 मार्च से हुआ है और इसकी समाप्ति 30 या 31 मार्च को होने की संभावना है। वहीं आज 7 मार्च को रमज़ान महीने के जुमे की पहली नमाज अदा की गई। जुमे की नमाज के लिए काफ़ी तादाद में रोज़ेदार मस्जिद में पहुंचे और अल्लाह से रहमत बरसाने की दुआ की। रमज़ान शरीफ का ये पहला जुमा है और लोगों ने अपनी नमाज़ पढ़ा और रमज़ान शरीफ में नमाजियों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है जुमे के दिन। और आज मेल मोहब्बत से लोगों ने अमन व अमान के लिए दुआ मांगी, मुल्क के लिए अमन और शांति के लिए, भाईचारा के लिए, मोहब्बत का पैगाम देने के लिए। और क्योंकि हमारा मुल्क बहुत ही ताने बाने का देश है और बहुत ही खुशहाली देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए हम लोग हमेशा यहाँ एक मोहब्बत का पैगाम देंगे, भाईचारा बना के चलेंगे। और अभी हमने पेपर में आज हमने पढ़ा कि तिरंगी महली ने लखनऊ से पैगाम दिया है कि जो जहाँ पे 1 बजे होती है कुछ समय बढ़ा दे, ताकि होली का जो रंग होता है वो रंग के बाद लोग नमाज़ पढ़ें अपनी अपनी मस्जिदों में। और उनका ये पैगाम बहुत अच्छा पैगाम दिया उन्होंने। और यहाँ के हमारे आलिम उलमा जितने भी हमारे जो मौलाना है उस पैगाम को समझेंगे और अपने अपने समय में कहीं ना कहीं उसका परिवर्तन करते रहेंगे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।